हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है देव स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के सी टेट क्वेश्चन पर। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर साइंस का जो चैप्टर 2 है आपका, वो है अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और सी टेट जो है आपका पेपर 2 में यहीं से क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए। इसके पहले वीडियो मैंने क्लास 1 में मैंने आपका रासायनिक समीकरण को डिस्कस किया था। और आज हम लोग इस चैप्टर को जो सी टेट के हिसाब से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे नोट्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक से देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, अम्ल क्या है, किन्हीं 4 अम्लों के नाम बताइए। तो अम्ल वो रासायनिक पदार्थ है जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। तो देखिए अम्ल जो है जिसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, मतलब आपका जिसमें H+ आयन पाया जाता है उसे अम्ल कहते हैं। और साथ में आपका यह स्वाद में खट्टा होता है। तो स्वाद में खट्टा होता है और H+ आयन जिसमें पाया जाता है वो आपका अम्ल होगा। इसका कुछ एग्जाम्पल, इसका कुछ जो अणुसूत्र इसको आपको याद रखना जरूरी है। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल को HNO3 बोलते हैं, एसिटिक अम्ल को CH3COOH बोलते हैं और फॉर्मिक अम्ल जिसका सूत्र होता है SCOOH। तो आप इस सब को याद रखिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे आपका क्षारक क्या है आपका, तो बेस क्या, कुछ क्षारकों का नाम लिखिए। तो क्षारक वो रासायनिक पदार्थ है जिसमें विस्थापन योग जो है आपका OH, आपका OH जो है आपका OH- में होगा। तो OH हाइड्रोक्साइड आयन जिसमें पाया जाता है उसे आपका क्षारक कहते हैं। और क्षारक जो है आपका स्वाद में आपका कड़वा आता है, क्षारक जो है स्वाद में कड़वा होता है। तो कुछ क्षारक के जो आपके उदाहरण है आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का आपका Hol2 है। उसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका KOH है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो आपका MgOH है। तो ये कुछ क्षारक के उदाहरण है जो स्वाद में कड़वा होता है, OH आपका माइनस पाया जाता है। तो ये आपका क्षार और अम्ल में इसका अंतर है। बढ़ते हैं सूचक के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट एग्जाम में आपका पूछ सकता है। सूचक क्या है, इंडिकेटर क्या है, जो उदाहरण के साथ बताएं। तो सूचक वो रासायनिक पदार्थ है जो रंग परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ का अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन होने को सूचित करता है। मतलब कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार है कि आपका उदासीन है, न्यूट्रल है, वो कैसे पता चले, वो आपका सूचक के माध्यम से पता चले। सूचक जो है रंग परिवर्तन करके बताएगा। तो देखिए सूचक आप जो सूचक है आपका 2 प्रकार के, तो प्राकृतिक सूचक होता है और एक तो होता है आपका कृत्रिम सूचक। तो प्राकृतिक सूचक वो सूचक जिसमें निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है, जिसमें जो प्रकृति के द्वारा होते हैं उसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस का पत्र हो गया, लिटमस का विलयन हो गया, फिर हल्दी हो गया, ये आपका प्राकृतिक सूचक में आता है। उसी के साथ कृत्रिम सूचक जो है आर्टिफिशियल है, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कृत्रिम सूचक। इसमें देखिए आपका मिथाइल ऑरेंज है, फिर फिनोल्फेथिन है, ये आपका जो आपका कृत्रिम सूचक है जो आपका जो है मनुष्य के द्वारा लेबोरेटरी में ये बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट आपको याद रख सकते हैं कि अनिल वर्ड को आप एक तो याद रख सकते हैं। अनिल यहाँ पर मेरा कट गया, मैं बिल्कुल लिख रहा हूँ। अनिल जो एक वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। अनिल मतलब होता है कि अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल करेगा। ये ट्रिक्स आप याद रखिएगा तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा कि अम्ल जो है माने नीला लिटमस पेपर को लाल करेगा। तो इसका ऑपोजिट जो क्षार होगा, क्षार लाल को क्या करेगा, नीला करेगा। तो ये वाला ट्रिक्स आप जरूर याद रखिएगा, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि अम्ल और क्षार में लिटमस पत्र पर कैसे आपका प्रकृति होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सीटेट एग्जाम में ये पूछा हुआ है, चाहे आपका टेट एग्जाम में, झारखंड या किसी भी टेट एग्जाम में जरूर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? तो देखिए, धातु अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं हाइड्रोजन गैस के निर्माण होता है। लवण बनेगा और आपका हाइड्रोजन गैस जो है आपका, जिसको कहते हैं H2O, वो आपका बनेगा। तो देखिए, जब हम जस्ता को, यहाँ पर एग्जाम्पल सब समझ सकते हैं कि लवण जल कैसे बनता है। देखिए कि जब जिंक को HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका ZnCl2 ये आपका लवण हो गया, सोल्ट हो गया, और साथ में देख सकते हैं कि आपका ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। साथ में तीर चिन्ह ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये गैस है। तो जब अम्ल जो है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और क्या बनेगा? आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका, इसको जरूर आप याद रखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पीतल और तांबे के बर्तन दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो ये एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछ सकता है कि दही और खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं, दही और खट्टे पदार्थ क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो ये इसको अगर हम धातु किसी बर्तन में रखेंगे तो ये अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे? बनाएंगे। यही कारण है कि अगर ऐसे पदार्थों तांबे या पीतल के बर्तन रखा जाए तो ये बर्तन संक्षारित हो सकते हैं। बर्तन जो संक्षारित में धीरे धीरे बर्तन जो क्वालिटी है बर्तन धीरे धीरे उसका खत्म हो जाएगा, और कई बार भोजन भी जो आपका ये खराब हो सकता है और ये आपको आपका पॉइजनस हो सकता है। इसलिए हमें जो है आपका तांबे या पीतल के बर्तनों में खट्टा पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। उसके बाद हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करें? ये एकदम क्वेश्चन जो आपका सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके पहले वीडियो मैंने डिस्कस किया हुआ है। यही क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो आपका जो 10th का एसिड बेस सॉल्ट का क्वेश्चन है, पूछा है डायरेक्ट सीटेट एग्जाम में, और कई बार टेट में पूछा है कि उत्पन्न गैस की, मतलब हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करेंगे? तो उत्पन्न गैस के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाने पर फट फट की आवाज के साथ गैस दहन होने लगता है। मतलब हाइड्रोजन गैस का पहचान का, जैसे ही कोई हम जलता हुआ माचिस का तिल्ली जो है, जैसे हम ले जाएंगे आपका जो है आपका जलती माचिस की तिल्ली जब ले जाएंगे गैस के पास, वो फट फट की आवाज के साथ जलने लगता है। बढ़ते हैं अगला। तो क्या होता है जब एक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं? इसके पहले हम अम्ल जो है धातु जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, जब अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होता है? तो इस तरह का आपसे सवाल क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी सीटेट में या किसी भी टीचर एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर जो है अम्ल क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, न्यूट्रल आपका अभिक्रिया होता है, जिसमें लवण और जल का निर्माण होता है। इसमें हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न नहीं होता, इसमें लवण और जल का निर्माण होगा। तो देखिए HCl हो गया अम्ल, NaOH हो गया क्षारक। तो देखिए NaCl सोडियम जो है Cl को ले लेगा, और यहाँ से देखिए जो H हाइड्रोजन इसका है और O लेके साइड में आपका दो हाइड्रोजन मिलके आपका जल बनेगा। तो इस तरह से जो है अम्ल जो क्षार के बीच अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसको आप याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या, इसके लिए समीकरण लिखें। अम्ल एवं क्षारक के बीच रासायनिक संयोग के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण बनना, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होगा तो लवण और जल बनेगा, तो उसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए पहले वाला जो है वही वाला है, HCl आपका अम्ल NaOH क्षारक है, इसको जब करेंगे तो NaCl बनेगा, लवण सॉल्ट बनेगा, और साथ में आपका जल बनेगा। तो इस तरह का अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अम्ल का विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो देखिए अम्ल का विलयन विद्युत का चालन आयनों में टूट जाता है, परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न हाइड्रोजन आयन के कारण ही अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अम्ल में H+ आयन रहता है, तो H+ आयन के कारण ही जो अम्ल का विलयन है, अम्ल का जो आपका विलयन है, लिक्विड है, सॉल्यूशन है, वो आपका विद्युत का क्या करता है, चालन करेगा H+ आयन के कारण। बढ़ते हैं अगला। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी को हम डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत है लेकिन हम लोग सबको डिस्कस नहीं करेंगे, जो है
इम्पोर्टेंट है उसी का करेंगे। देखिए ये वाला एक तो इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए यहाँ इसके अंदर क्षारक क्या है आपका, यहाँ दिया क्षार क्या है, क्षार क्या है, क्षार क्या है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जो जल में घुलनशील क्षारक है उसे क्या कहेंगे, आपका क्षार कहेंगे। बढ़ते हैं अगला। इसके अगर लवण को देखेंगे, लवण क्या, कुछ लवणों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपका लवण के गुण, तो धातु अम्ल में अम्ल के ऋणात्मक मूलों के साथ संयोग के फल से निर्मित पदार्थ लवण कहलाता है। जो आपका ऋणात्मक मूलों को संयोग करता है जब धातु, तो उसको कहेंगे लवण। हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो देखिए, तो सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, आपका कुछ एग्जाम्पल ये आपका लवण है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका काफी एग्जाम पूछा जाता है, काफी। विरंजक चून का रासायनिक नाम लिखिए। तो विरंजक चून का देखिए रासायनिक नाम जो आपका CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये आपका विरंजक चून का रासायनिक। इसका अंग्रेजी में इसको आपका ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहते हैं, इसका ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। साथ में इसका ब्लीचिंग पाउडर का मुख्य उपयोग को देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य उपयोग को देखते हैं इसका, क्या क्या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है आपका। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है पीने वाले जल में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग, सूती उद्योगों में विरंजक के लिए उपयोग किया जाता है। कागज फैक्ट्रियों में, लकड़ियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आपका लॉन्ड्री में भी, आपका कपड़ा लॉन्ड्री में कपड़ा को विरंजन करने के लिए, साफ करने के इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई रासायनिक उद्योगों में, फैक्ट्रियों में भी उपचायक के रूप में इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ कुछ आप पॉइंट्स याद रखिए ताकि अगर पूछे तो आप आसानी से आंसर दे पाए। उसके बाद बेकिंग सोडा का सूत्र देखते हैं। बेकिंग सोडा जो है इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आपका बेकिंग सोडा का सूत्र, इसको याद रखिए। और इसका उपयोग के देखेंगे, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या क्या है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेकिंग सोडा का उपयोग, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है, जो केक को फुलाने में सहायक है। मतलब जो भी हम केक खाते हैं उसमें बेकिंग सोडा के सहायता से केक को फुलाया जाता है। आगे पॉइंट देखते हैं। फिर आपका पेट में होने वाले अधिक अम्लता दूर करने के लिए इसका उपयोग है। मान लीजिए आपका एसिडिटी बढ़ गया, तो एसिडिटी बढ़ने से सोडा का, जैसे सोडा का पानी पीते हैं या सोडा कुछ खाते हैं, तो वो जो है हमारे एसिडिटी को खत्म कर देता है। फिर बेकिंग सोडा का उपयोग आग बुझाने में भी आपका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए धोबिया सोडा, धोने का सोडा जो है उसका क्या अंश होता है। धोने का सोडा जो होता है Na2CO3 × 10H2, इसका धोने का सोडा का सूत्र है। और इसका उपयोग क्या है, इसको मैं डिस्कस बता रहा हूँ। देखिए धोने का सोडा तो धोने का काम होगा ही। देखिए कांच उद्योग एवं साबुन के उद्योगों में इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। फिर घरेलू सफाई कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, सेकेंड पॉइंट है। फिर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं। साथ ही में आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक करना ना भूलें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और डिस्कस करने में, तो लाइक जरूर कीजिए। अभी देखते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम एवं अणुसूत्र। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसको CaSO4 × ½ आप इसको याद रखिए, CaSO4 ½ या तो दूसरा आपका एक सूत्र होता है, ये आपका CaSO4 2 × H2, ये आपका सूत्र है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिर इसका हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग को देखते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए उपयोग, जो आपका टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर करने के लिए इसका किया जाता है। फिर आपका 2 नंबर है, विभिन्न प्रकार के मूर्तियों के सांचों के निर्माण में किया जाता है। खिलौनों और सजावटी सामग्रियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर घरेलू कार्यों में सतह, दीवारों के प्लास्टरों को कार्यों में क्या किया जाता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो देखिए अगला है आपका, डायरेक्ट ऐसे आपको पूछ सकता है कि CaCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो आपका ये नाम है आपका विरंजन चूर्ण, विरंजक चूर्ण इसका पूरा नाम है।
उसके बाद उस पदार्थ का नाम बताए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का क्या करता है, निर्माण करता है। तो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2, ये देखिए आपका, ये दिख रहा है ना आपको, CaOH का होल 2 जो यही है जो आपका विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है क्लोरीन से अभिक्रिया करके। बढ़ते हैं आगे। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा आपका, कठोर जल को मृदु करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये आपका है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो है आपका, इसको कठोर जल को मृदु करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ, इसको पीएच स्केल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो काफ़ी स्टूडेंट का डाउट होता है कि पीएच स्केल को कैसे निकालते हैं। तो देखिए पीएच स्केल आपका ये होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल चित्र देखिए, 0 से लेके आपका पीएच स्केल में 14 तक का मान होता है। 0 से लेकर 14 देख सकते हैं। बीच वाला जो मान है आपको दिख रहा है 7, ये आपका उदासीन होता है। और जो है जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे लेफ्ट की तरफ तो H प्लस आयन का बढ़ते जाएगा, और जैसे राइट साइड आप बढ़ते जाएंगे वैसे OH का मान बढ़ते जाएगा। मतलब इधर बढ़ेंगे तो आपका अम्लता का जो पावर बढ़ेगा, शक्ति, और राइट साइड बढ़ते जाएंगे तो क्षारीयता का जो मान है आपका बढ़ते जाएगा। इसका मतलब जितना कम मान होगा, जैसे 1 है तो ज़्यादा पावरफुल आपका अम्ल है, 2 है उससे थोड़ा कम है, 3 उससे कम है, 5, तो जितना नीचे कम जाएंगे वो ज़्यादा पावरफुल अम्ल है। और क्षार में जितना बढ़ते जाएंगे वो ज़्यादा पावरफुल वर्ग क्या है, क्षारक है। तो इस तरह का आप इसको याद रख सकते हैं। और बीच में जो 7 नंबर है पूरा पूरी आपका न्यूट्रल है, इसको हम उदासीन कहेंगे। उसके बाद देखिए आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। देखिए कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलयन में क्या होगा। तो देखिए कोई विलयन अंडे के कवच को जो है आपका, अंडे का कवच जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका, CaCO3 जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है अंडे का कवच। इसको जब हम आपका चूने के पानी को दूधिया कर देता है, देखिए जब CaCO3 को हम अभिक्रिया करेंगे HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो हम लोग का क्या बनता है जो है लास्ट में आपका यहाँ पर क्या CO2 जो है आपका गैस निकलता है। और CO2 गैस जो है चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। यही कारण कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है। देखते हैं ये क्वेश्चन, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपका बिहार टीचर में, ये वाला क्वेश्चन एकदम हूबहू NCERT के ही पर उठा के डाला हुआ था क्वेश्चन NCERT में आपका, ये वाला। तो देखिए पित्तीस अपच का उपचार करने के निर्णय में किस औषधि का उपयोग करते हैं। और तो अपच अगर आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो इसमें एंटासिड का आप क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, एंटासिड इसका करेक्ट आंसर है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन एक तो इम्पोर्टेंट है, आंसू जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। तो देखिए वर्षा का जल विद्युत का चालन होता है क्योंकि इसमें प्रकृति अम्लीय होता है और इसमें H प्लस क्या होता है, आयन पाया जाता है। लेकिन जो जबकि आंसू जल की प्रकृति अम्लीय नहीं होती क्योंकि इसमें H प्लस आयन नहीं पाया जाता है, प्योर डिस्टिल वाटर है। लेकिन वर्षा का जल में आपका H प्लस आयन पाया जाता है, इसीलिए आपका ये क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। सिंपल है ये सब। फिर देखते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के ओरिएंटेड से, उसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। ये सब क्वेश्चन जो है CTET के हिसाब से नहीं पूछता है, जो CTET के ये सब पूछेगा श्योर है। यहाँ से MCQ 10 को देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिंपल है, चींटी के डंक में आपका मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कौन सा पाया जाता है, सिरका पाया जाता है एसिटिक अम्ल में, प्राकृतिक स्रोत। फिर साइट्रिक अम्ल में कौन सा प्राकृतिक, नींबू जो है आपका साइट्रिक अम्ल है, आपका प्राकृतिक स्रोत नींबू है। फिर नेटल के डंक में कौन सा पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है नेटल के डंक में। चाय में कौन सा पाया जाता है, तो टाइटेनिक आपका पाया जाता है।
मधुमक्खी में डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो कि फॉर्मिक अम्ल जो है यहाँ पर नहीं दिया है, गलत दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। चींटी के डंक में मैथोनिक अम्ल नहीं है, यहाँ पर आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा। चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड जो है आपका पाया जाता है। यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, फॉर्मिक, आपका फॉर्मिक एसिड क्या होता है? पाया जाता है चींटी के अम्ल में, फॉर्मिक एसिड होगा इसका। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सारा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिया। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आम्ल क्षार लवण से बनने वाले थे, सारा क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया है। साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं। देव स्टडी सेंटर टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। कई सारे नोट्स और ये वाला पीडीएफ का नोट्स भी मैं आपको वहाँ पर डाल दूंगा, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ में अपना मोबाइल नंबर भी नीचे में आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको सी-टेट का कंप्लीट नोट लेना है साइंस का 9 से 12 तक का, 9 से 12 का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, तीनों का अगर कंप्लीट नोट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारा नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। सिर्फ आपको सी-टेट एग्ज़ाम नहीं, कोई भी टेट एग्ज़ाम दीजिए, साथ में आप किसी भी गवर्नमेंट टीचर का या गवर्नमेंट किसी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नोट्स काफ़ी हेल्प करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का डिटेल्स नोट्स है, आपका न्यूमेरिकल से लेके सारा नोट्स अवेलेबल है। तो अंत में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।